नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो कल नहीं बना पाए थे तो आज इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और जितने भी लोग वीडियो देखेंगे सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मन करे तो कर लीजिएगा, नहीं मन करे तो रहने दीजिए। देखिए कायार वरुण अपने पास मौजूद धनराशि का 60% अपनी पत्नी को देता है। वह शेष धनराशि का 20% अपने प्रत्येक तीन बच्चे को देता है और बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा अन्य विभिन्न मदों पे खर्च करता है और 9600 की शेष राशि को बैंक में जमा करता है। तो प्रारंभ में वरुण के पास कितनी धनराशि थी? तो मान लेते हैं प्रारंभ में उसके पास टोटल था 100 यूनिट। कहा कि 60% अपनी वाइफ को दे दिया, तो 100 का 60% यानी कि 60 रुपए उसने वाइफ को दे दिया। कहा शेष धनराशि का 20% अपने प्रत्येक 3 बच्चों को देता है। कहा उसके 3 बेटे हैं और कहा प्रत्येक बेटे को शेष धनराशि का 20%। तो टोटल 100 था जिसमें से 60 वाइफ को दिया, तो रिमेनिंग बचा कितना? 40। और शेष का 20%, तो 40 का 20% कितना? 40 का 20% 8 रुपया का 8 रुपए प्रत्येक बेटे को दिया है। तो एक बेटे को 8 रुपया, अगर बेटा 3 है तो तीनों को मिलाकर टोटल कितना हो गया? 24 रुपया। आगे फिर बोला बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा अन्य विभिन्न मदों पे खर्च किया, यानी बची हुई का 3/5 अदर मदों पे खर्च किया। तो टोटल 100 है, 60 वाइफ को दिया, 24 3 बेटे को मिलाकर दिया, 60 24 84 हो गया। तो बच गया कितना? तो आप बोलेंगे सर बच गया कितना? 84, तो 16 बच गया। अब कहा शेष का 3/5 विभिन्न मदों पे खर्च किया, तो 48/5, 9 पचे 45, 5 6 30, 9.6। आगे कहा शेष राशि जो है वो 9600 रुपए है और उसको बैंक में जमा किया। तो बताइए रिमेनिंग कितना बचा? तो सर 16 में से 9.6 जो है अदर मदों पे खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग बचा होगा कितना? 6.4। और रिमेनिंग एक्चुअल में कितना बचा है? 9600 रुपए। अनुपात में बचा है कितना? 6.4 का टोटल इनकम, यानी 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। अगर डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो और ऊपर चला जाएगा। 16 चौक 64, 16 छक 96, 15 चौक 60 यानी कि 150। तो 15 पर 1 2 3 4 जीरो, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का विपिन किसी यात्रा का 1/3 दूरी 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से और शेष दूरी 40 के चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? देखें यार, मान लेते हैं, करने का तो बहुत सारा तरीका है लेकिन सिंपल तरीका ये आप कर लें। कहा यात्रा का 1/3, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है d किलोमीटर का, उसमें 1/3 दूरी को वो 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय किया है। तो 1/3 दूरी को 30 के चाल से गया तो समय लगेगा कितना? दूरी बट्टा 4 का शेष दूरी को 40 के चाल से d/3 तय कर लिया, तो रिमेनिंग बचा 2d/3 और इस रिमेनिंग डिस्टेंस को उसने 40 के चाल से तय किया। समय कितना? दूरी बट्टा 4। और इन दोनों समयों को मिलाकर टोटल समय दिया है कितना? 12 घंटा। अब यार 3 नीचे आ जाएगा तो 30 तिया 90 प्लस 2 से 40 को काट दीजिएगा, 20 बार में कट जाएगा। डी ऊपर में, 3 नीचे आएगा तो 20 तिया 60 बराबर 12। अब एलसीएम हो जाएगा कितना? 180, 90 दूना 2d, 60 तिया 3d, 2d 3d 5d बराबर 12। 5 से काटिएगा 36 बार में, तो d बराबर 12 छक 72, हाथ में रात 7, ऐसे इकाई अंक 2 2 2 ठोका है। 12 छक 72 7, 12 तिया 36 7 43, 432। ठीक, देखिए का समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतन समान है। सेम रेडियस वाला एक शंकु, का सर एक शंकु है और एक बेलन, दोनों का रेडियस समान है। अगर इसका रेडियस r तो ये भी r।
का उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें अगर इन दोनों फिगर का वॉल्यूम सेम है। अच्छा, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान लेते हैं h1। इसका रेडियस भी r है तो इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर, इसका हाइट मान लेते हैं h2, और दोनों का आयतन जो है सेम है। तो सर पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, h2 को इधर लेकर आइए तो h1/h2 बराबर ये क्रॉस हो जाएगा कितना? 3/1, यानी कि हाइट का रेशियो क्या होगा? 3:1। देखिए, का एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 3000 में खरीदता है। 40 दर्जन फल जो है 3000 रुपए में परचेज किया, यानी ये उसका क्रय मूल्य हो गया। 40 दर्जन फल जो है 3000 में खरीदा तो क्रय मूल्य है सर। का इनमें से 30 फल सड़ कर फेंक दिए गए, 30 फल जो है सड़ गया। अच्छा, 30 फल सड़ गया कहने का मतलब कितना? 30 कहने का मतलब 2.5 दर्जन हो जाएगा। 1 दर्जन में 12 होता है तो 12 दूना 24, तो 2 दर्जन, 6 और तो 2 और कितना? 6 मतलब आधा, तो 2.5 दर्जन सड़ गया। तो बताइए 40 दर्जन खरीद कर लाए थे, 2.5 दर्जन सड़ गया तो बेचने के लिए बचा है कितना दर्जन? 37.5 दर्जन, 37.5 दर्जन रिमेनिंग बचा है। कहा कि यदि पूरी लेन देन में 25% लाभ कमाना चाहता है तो शेष फलों को किस दर पे प्रति दर्जन बेचना होगा? एक बात बताइए, 3000 रुपए में आपने 40 दर्जन फल खरीद कर लाए, कहा कुछ सड़ गया और आप ओवरऑल 25% प्रॉफिट चाहते हैं, तो सर 3000 क्रय मूल्य है, 25% लाभ कमाना चाहते हैं तो बेचना पड़ेगा कितना में? 125%, यानी 125/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0, 3 5 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 एकम 3, यानी 3750 रुपया ये ओवरऑल विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि जितने भी फल बचे हैं उन सबको आपने 3750 रुपए में बेचे। तो कहा बताइए प्रति दर्जन विक्रय मूल्य। सर अपने पास फल कितना बच रहा है? 37.5 दर्जन, और बेचे हैं कितना में? 3750 में। तो 1 दर्जन का रेट कितना होगा? क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल हटाएंगे 1 0 और ऊपर लग जाएगा। 375 से 375 कटेगा, 2 0 लगा लीजिए, यानी 100। ठीक है, देखिए ये अच्छा सवाल है। का एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिन में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से काम शुरू करता है। अजय 32 दिनों में अकेले कार्य पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिन में पूरा हो जाता है तो भरत अकेले उस काम का 7 गुना कितने दिन में करेगा? पहले एक चीज समझिए, आप लोग भी देखिएगा। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि सर 2 आदमी है ए और बी, दोनों अल्टरनेट ऑर्डर में काम करता है। ए काम शुरू करता है, ए काम शुरू किया और ए तथा बी दोनों अल्टरनेट ऑर्डर में काम किया और काम को जो है 12 दिन में पूरा कर दिया। काम कितने दिन में पूरा हो गया? जिसमें ए तथा बी अल्टरनेट ऑर्डर में काम किया, यानी एक दिन ए, फिर अगला दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन बी। अगर दोनों अल्टरनेट ऑर्डर में काम किया और काम को 12 दिन में पूरा कर दिया तो बताइए ए और बी कितने कितने दिन काम किया है? तो इक्वली डिवाइड कर देंगे, यानी ए 6 दिन काम किया होगा और बी भी 6 दिन, टोटल 12 दिन में काम किया है। जिसमें ए और बी अगर अल्टरनेट ऑर्डर में काम किया तो ए भी 6 दिन और बी भी 6 दिन। अगर बोले कि मान लीजिए ए और बी दोनों अल्टरनेट ऑर्डर में काम करना शुरू किया और ए जो है काम शुरू करता है, ए काम शुरू किया है और ए तथा बी अल्टरनेट ऑर्डर में काम किया और काम 17 दिन में पूरा हो गया, तो बताइए ए और बी कितने कितने दिन काम किया? तो सुनिए, 17 को इक्वली डिवाइड करेंगे, पॉइंट में ना आएगा, तो पहले एक कम करिए, तो एक कम करेंगे कितना हो गया? 16। अब 16 को इक्वली डिवाइड करिए तो 8 और 8 हो गया। अब पहला दिन काम शुरू किया था कौन? यानी कि बचा हुआ जो एक दिन है वो कौन करने आएगा? ए करने आएगा, तो ए एक दिन और करेगा, यानी कि ए टोटल कै दिन, अब बी कै दिन, 8 दिन। क्लियर है ना? आता। अच्छा एक और बताइए, मान लीजिए कि 23 दिन में काम पूरा हो गया। ए और बी अल्टरनेट ऑर्डर में काम करता है, इस बार बी शुरू किया है। काम कौन शुरू किया है? बी शुरू किया है। तो कितने कितने दिन काम दोनों करेगा? तो हाँ, पहले एक कम करेंगे, 22 इक्वली डिवाइड करिए तो 11 और इस बार काम शुरू कौन किया है? तो 22 दिन तो हो गया, यानी कि जब काम बी शुरू किया है तो 23वां दिन यानी कौन आएगा? बी आएगा। कहने का मतलब ए किया है 12 दिन और बी किया है 12 दिन और ए किया है। अब इसको बताइए,
मान लीजिए 10.2/3 दिन में काम पूरा हो गया। ए काम शुरू किया है, ए तथा बी अल्टरनेट ऑर्डर में काम किए हैं, तो कितने कितने दिन तक काम करेगा। तो यहाँ पे आधा अधूरा जो टाइम है इसको भी इग्नोर कर दीजिए, ओनली 10 को, इंटीजर वाला पार्ट को देखिए। 10 को इक्वली डिवाइड करिए तो कितना कितना, 5 5, 10 का हिसाब किताब हो गया। अब काम शुरू कौन किया है, अगर एक काम का शुरुआत किया है तो नेक्स्ट डे जो है 10 के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें कौन काम करेगा, ए करेगा। तो ए और 2/3 दिन काम करेगा, तो ए टोटल कितना दिन काम कर दिया, 5.2/3 दिन। और बी कितना दिन, 5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत अच्छा सवाल इस पे पूछा है। अब एक लास्ट मान लीजिए कि 23.1/3 दिन में काम पूरा हो गया। ए और बी अल्टरनेट ऑर्डर में काम किया है। ए शुरू किया, कोई भी शुरू करे वो तो आप कर ही लेंगे। ए मान लेते हैं शुरू किया है, काम 23.1/3 दिन में हो गया। कौन कितना कितना दिन काम किया, तो आधा अधूरा को पहले साइड करिए। 23 को देखिए, 23 को इक्वली डिवाइड करें पॉइंट में ना, पहले एक कम करिए, कितना, 22 को इक्वली डिवाइड करिए तो 11 कै दिन का हिसाब किताब हो गया। अब 23वां दिन कौन आएगा, काम का शुरुआत ए किया है तो नेक्स्ट डे कौन आएगा, ए आएगा। तो ए एक दिन और काम किया। अच्छा अभी और बचा है, कै दिन पूरा हो गया कंप्लीट, 23 दिन हो गया। अभी और 1/3 दिन बचा है, तो ये नेक्स्ट डे फिर कौन आएगा, बी आएगा, और बी काम करेगा 1/3 दिन। तो बी काम किया 11.1 और ए काम किया 12 दिन। समझ गए। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे टाइम का। एक लास्ट जरा बताइए तो, मान लीजिए काम जो है 37.5 दिन या 37 से ही 2/5 दिन में काम पूरा हुआ। ध्यान से बताइएगा, ए और बी अल्टरनेट ऑर्डर में काम किया और बी काम शुरू किया है। कौन कितना कितना दिन किया, और ये चीज समझना जरूरी है। कई बार लोग समझेगा नहीं तो आप पार लाइन बना बना के थोड़े ना काउंट करेंगे कि कौन कितना दिन है। थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करिएगा, पहले 2.5 2/5 हटाइए, 37 इक्वली डिवाइड नहीं होगा, एक कम करिए, कितना हो गया 36। 36 को इक्वली डिवाइड करिए, 18 इस बार शुरू कौन किया है, तो 36 दिन का तो हिसाब किताब हो गया। 37वां दिन कौन आएगा, बी आएगा। अब फिर कै दिन हो गया, 37 दिन हो गया। फिर नेक्स्ट डे कौन आएगा, ए, यानी ए करेगा 18.2 अब बी करेगा, हो जाएगा। अब आ जाइए सवाल पे। ये ऐसे आसान है, जरूरत नहीं था इतना का, लेकिन और आगे सेट में सवाल इस तरीके का मिलेगा कल के सेट में, तो उसके लिए जरूरी है ये। देखिए कायर की निश्चित काम को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिन में काम करते हैं। भरत पहले दिन से शुरू करता है, अजय 32 दिन में काम अकेले पूरा कर सकता है। यदि काम ठीक 8 दिन में पूरा हो गया तो भरत अकेले उस काम का 7 गुना कै दिन में। सुनिए ना, काम शुरुआत कौन करता है, भरत। और ऊपर वाला लाइन में ही कहा है कि भरत और अजय अल्टरनेट ऑर्डर में काम करता है। भरत और अजय अल्टरनेट ऑर्डर में काम किया, यानी एक पहला दिन भरत तो अगला दिन कौन करेगा, अजय। फिर आगे इसने बोला कि अजय 32 दिन में अकेले काम कर सकता है। अगर अजय अकेले काम करे तो काम को कर देगा कितने दिन में, 32 दिन में कर सकता है। किया नहीं है, अजय अकेले काम नहीं किया, काम तो किया है दोनों अल्टरनेट ऑर्डर में। ऐसा इसने बोला कि अजय अगर अकेले काम करता ना तो काम को कितने दिन में कर सकता है, 32 दिन में कर सकता है, लेकिन किया नहीं है। कैसे काम किया है, दोनों अल्टरनेट ऑर्डर में काम किया और काम ठीक कितने दिन में पूरा हो गया। तो आप बताइए, अगर काम एग्जैक्ट 8 दिन में कंप्लीट हो गया, भरत और अजय अल्टरनेट ऑर्डर में काम किया है, तो दोनों कितना कितना दिन, 4 दिन काम किया होगा। डायरेक्ट अब समझ जाएंगे इस चीज को, हो गया, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब जरा यहां देखिए, अजय पूरा काम अगर करे तो कितने दिन में कर देगा, पूरा काम किया है कितने दिन तक, तो पूरा काम 32 दिन में, तो 4 दिन में कितना भाग काम कर दिया होगा, 4/32 यानी 1/। अच्छा 1/8 काम अजय कर दिया है, तो बताइए शेष काम बच गया कितना, और ये जो शेष काम बचा, इस शेष काम को कौन किया होगा, भरत किया होगा। और भरत ने काम किया है कितने दिन तक, यानी कि ये बचा हुआ काम जो है भरत किया होगा, और भरत 4 दिन तक काम किया है, तो सर भरत 7/8 भाग काम को कितने दिन में किया होगा, 4 दिन में। तो भरत पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितने दिन में, क्रॉस करेंगे तो 32/, यानी भरत अगर अकेले काम करता तो पूरा काम करने में समय लगता 32/7 दिन। लेकिन सवाल कहा कि भरत अकेले उस काम का 7 गुना, कै गुना,
उस काम को करे तो पूरा कर देगा 32/7 दिन, लेकिन करवाना है कितना काम, तो 7 गुना टाइम हो लगेगा, यानी क्या दिन, 32 दिन। हो जाएगा? एक बार फिर से क्यों हो जाएगा? देखिए, कारीना ने साधारण ब्याज पर ब्याज दर के रूप में उतने ही वर्षों के लिए जितनी ब्याज दर थी का 8,000 का ऋण लिया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 3920 रुपए का भुगतान किया तो ब्याज की दर, देखिए ना, जितना रेट था ना उतने ही समय के लिए उधार लिया, यानी रेट अगर X% है तो टाइम कितना होगा, X ईयर। ऐसा नहीं कर देना है कि सर रेट और टाइम बराबर है तो रेट X% तो टाइम भी X%। अरे इनका वैल्यू सेम है, यूनिट तो अलग अलग होगा ना, रेट का यूनिट परसेंट होता है, टाइम का यूनिट ईयर होता है, वैल्यू सेम है, यहाँ X यहाँ भी X, ये रेट का यूनिट परसेंट, टाइम का यूनिट X होता है। और ब्याज दिया है, आप सबको पता है ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन P/R/T/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 8 से काटिएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 नमा 72, x गुना x, यानी x स्क्वायर बराबर 49, तो x बराबर, अब x बराबर 7 आ गया, तो सवाल का ब्याज की दर कितना, तो रेट कितना होगा, 7%। देखिए, कहा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देने के बाद उसे 360 में बेचा जाता है। अच्छा, 10% डिस्काउंट देने के बाद बेचा है कितना में, 360 में, तो वस्तु डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य होगा कुछ। अब इस पर 10% डिस्काउंट दिए, 10% डिस्काउंट दिए तो बेचे होंगे कितना परसेंट में, 90% में, लेकिन एक्चुअल में बेचे हैं कितना में, 360, 9 चौक 36, यानी अंकित मूल्य कितना आ गया, मार्क प्राइस आ गया 400 रुपया। 400 रुपए का चीज था, 10% डिस्काउंट देकर 360 में बेच दिए। अब आगे कहा यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% लाभ होता। अच्छा, डिस्काउंट नहीं दिए, मान लीजिए कि अंकित है 400 रुपए, अंकित मूल्य है कितना, अब बोला कि भैया आप गए सामान लेने, बोले कि सर कोई डिस्काउंट दीजिए, उसने बोला भाई कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 400 रुपए में ही बेचेंगे। कितना में बेचेंगे, 400 में बेचा है, कितने का लाभ कमा लिया, तो बताइए 400 में बेचे, 25% का लाभ हुआ, 25% लाभ यानी विक्रय मूल्य 125%, 25% लाभ यानी विक्रय मूल्य 125%, क्रय मूल्य निकालना है तो 100% से 25 चौक 100, 25 25 5 चौक 40, 8 चौक 32, यानी 300 हो जाएगा। देखिए, कहा कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अनुपात 5:2 है। पास होने वाले बच्चों का संख्या और फेल होने वाले बच्चों के संख्या का रेशियो कितना है, 5:2। कितना, 5:2 है ना। पता नहीं मेरा क्या होता है यार इसके सामने, को हंसी लगता है अंदर से, बहुत कंट्रोल किए रहते हैं। 5 कितना है, 2। आगे कहा यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 14 अधिक होती, यानी कि फेल होने वालों का जो संख्या ये 14 अधिक होता, यार फेल होने वालों का संख्या 14 अधिक होता, तो कहा अब उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी पास और फेल उम्मीदवारों के संख्या का जो रेशियो है कितना हो जाता है, 4:1। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये सवाल में नहीं दिया होगा, ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मान लीजिए अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हम बोले कि क्लास में आज कोई टेस्ट हमने लिया, उसमें जो है 20 बच्चा पास किया, 20 बच्चा पास किया और 12 बच्चा फेल कर गया, 12 बच्चा फेल कर गया, ठीक है। 32 बच्चा था, 20 बच्चा पास किया, 12 बच्चा फेल किया। कल जो है टेस्ट, दूसरा टेस्ट जब लिए, बच्चा इतना ही है, लेकिन कल 3 बच्चा और फेल कर गया, 3 बच्चा और फेल कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 बच्चा पहले फेल किया था, 3 बच्चा और फेल किया। इसका मतलब यह है कि जो आज पास किया था उसमें से 3 बच्चा कल क्या हो गया, तो 3 बच्चा एक्स्ट्रा फेल किया, तो बाहर से थोड़े ना आया, ये जो 3 बच्चा कल एक्स्ट्रा फेल कर गया ये कहां से आया होगा, जो आज पास किया उसमें से 3 वो क्या हो गया होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, और कई बार लोग जल्दीबाजी में इस चीज को कंसीडर ही नहीं करता है, तो ध्यान रखिए। आप बताइए तो जरा
कि पहले पास और फेल का रेशियो 5:2, अब पास और फेल का रेशियो 4:3। तो पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था? 5 को पास, 2 को फेल, टोटल 7। अब 4 को पास, 3 को फेल, टोटल कितना? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे तो सेम ही है। तो सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार सेम नहीं रहेगा तो सेम करना पड़ेगा। तो आप बताइए 14 बच्चा अगर एक्स्ट्रा पास किया है, इसका मतलब है कि आज 14 बच्चा कम पास किया होगा, तो पास होने वाला में 14 का कम ही होगा। अब बताइए यहाँ कितने का अंतर है? पहले पास हो रहा था क्या गो, आज पास हो रहा है क्या गो, कितना कम है? तो अनुपात में कितने का वृद्धि और कमी हुआ है? अनुपात में कितने का वृद्धि और कमी? 1 का। पर एक्चुअल में कितने का वृद्धि और कमी? 14 का। तो 1 यूनिट बराबर 14। तो कहा कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, कितने लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की? तो ओरिजिनली कितने बच्चा पेश किया? ये तो पास किया, ये तो नया बनाना है। शुरुआत में कितना पास किया था? 5 बच्चा। 1 यूनिट बराबर 14, तो 5 यूनिट बराबर 70। तो ये चीज ध्यान में रखना है। एक सवाल कर दिया ऐसा रहेगा। देखिए का दो संख्याओं का HCF 12 है, तो निम्नलिखित में से कौन उसका LCM कभी नहीं हो सकता? HCF जो होता है हमेशा LCM का एक फैक्टर होता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो HCF हमेशा LCM को विभाजित करता है। HCF हमेशा LCM को विभाजित करेगा। तो अगर HCF 12 है तो का निम्न में से कौन कभी LCM नहीं हो सकता? तो 12 जिसको काटेगा वो LCM हो सकता है। तो 12 छक 72, ये LCM 12 25 60 हो सकता है। 12 सते क्या 12 90 को डिवाइड करेगा? तो LCM नहीं होगा कौन? ये देखिए का एक वस्तु A का क्रयमूल, अच्छा सवाल है, B के तुलना में 20% अधिक है। A का जो क्रयमूल है ये B से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा यानी अगर ये 100 है तो इससे 20% ज्यादा यानी 120। ये 100 तो ये 120, 100 तो 120 रेशियो लेंगे तो 5 और ये, तो ये A और B के क्रयमूल का रेशियो हो गया। अब आगे कहा यार A को 20% हानि पर 1800 रुपए में बेचा जाता। आगे रहने दीजिए, बस इसको समझिए। A को 1800 रुपया में बेचे हैं, A को 1800 रुपए में बेचे हैं तो 20% का हानि हुआ। 1800 में बेचे, 20% हानि हो गया, यानी कि विक्रयमूल क्या परसेंट होगा? तो विक्रयमूल का कंपैरिजन विक्रयमूल से कर लिए, क्रयमूल निकालना है तो 100 से, तो ये आ गया क्रयमूल। किसका क्रयमूल आ गया? A का क्रयमूल 20 चौक 80, 20 25 100, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 0 यानी कितना? 0 5 पचे 25, 20 2 22 यानी 2250। A का क्रयमूल है 2250। 6 यूनिट बराबर 2250, तो 1 यूनिट बराबर 6 तिरिक 18, 6 सते 42 और 6 पचे 20। 1 यूनिट बराबर 375, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा? 5 से गुना करिएगा, 5 पचे 25, 35 और 2 37, 5 या 15 और 3 1875। A और B दोनों का क्रयमूल पता करके अब मेन यहां से देखिए कहा कि सर A और B दोनों पर मिलाकर 20% लाभ होता है। A और B दोनों पर मिलाकर 20% यानी ओवरऑल प्रॉफिट है 20%। अच्छा तो ओवरऑल प्रॉफिट 20% है, पहले बताइए ओवरऑल क्रयमूल कितना है? दोनों को मिलाकर टोटल क्रयमूल कितना? तो दोनों को ऐड करिएगा, 4125। अब 20% लाभ हुआ तो ओवरऑल विक्रयमूल क्या होगा? 20% लाभ यानी 120। 20 चक 20 25 100, 5 8 40, 5 दूना 10, 5 बचे 20, तो 6 बचे 30, हाथ में रहा 3, 6 दूना 12 3 15, 6 8 48 और 1 49, 4950। ये क्या आ गया? टोटल विक्रयमूल। टोटल का B का विक्रयमूल क्या होगा? तो सर टोटल विक्रयमूल में से A का विक्रयमूल अगर घटा दीजिएगा तो क्या B का विक्रयमूल नहीं आ जाएगा? घटाइए तो कितना आएगा? 0.5। 0.5 इकाई पर है किसी के, एक ही होगा, है ना? पूरा सॉल्व कर देखिए कहा तो एक ये चीज ध्यान में रखिएगा। देखिए ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है। नहीं आएगा
ये ठीक है, ये स्पर्श दोनों वृत्त एक दूसरे को मान लीजिए बिंदु P पे स्पर्श कर रहा है का ये है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु है ये दोनों। अब यहाँ से वृत्त के स्पर्श बिंदु पर जो ये कोण बनता है, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण कितने डिग्री का, ये याद रखना है, कई बार डायरेक्टिव प्रॉपर्टी पूछता है। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु P पे स्पर्श कर रहा है। अगर AB उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का जो ये उभयनिष्ठ बिंदु है इससे जो है स्पर्श बिंदु पर वृत्त के स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनेगा ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये याद रखना। आज ये सवाल प्रकार दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः P पर छूता, AB वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, A और B स्पर्श बिंदु है, A और B स्पर्श बिंदु है का PAB 40 डिग्री है। PAB ये वाला एंगल दिया है कितना डिग्री, 40 डिग्री। कहा है कि ABP का मान ABP ये वाला एंगल निकालना है, तो ये दिया नहीं रहेगा सवाल में। कई बार लोग ये 40 लिख के बैठा रहता है, ये कितना होगा, तो कुछ नहीं, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ जो वृत्त के स्पर्श बिंदु पर जो ये कोण बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 है, ये 40, ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। कई बार तो यही पूछ देगा APB का मान कितना होगा, तो 90। देखिए का कोई व्यक्ति 10,000 की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश करता, यदि वह साधारण ब्याज के बजाय वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर भुगतान करता और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होती तो कितना अधिक ब्याज मिलता। अच्छा 10% साधारण ब्याज में होता क्या है, हर साल का ब्याज इक्वल मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर अगले साल का ब्याज पिछले साल से ज्यादा होता है। तो साधारण ब्याज बताइए 10% के दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, तो सर साधारण ब्याज 10 दूना 20% और 2 वर्षों का 10% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये भी फॉर्मूला से निकालते हैं, यानी 10 + 10 + 10 गुना 10/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21%। तो का इनका जो अंतर है ये क्या परसेंट का है, 1%। तो यही तो सवाल था कि भैया 10% के दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, लेकिन अगर साधारण ब्याज के बजाय चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं तो कितना ब्याज ज्यादा मिलता। तो सर साधारण ब्याज पर निवेश करते 20% ब्याज मिलता, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दिए 21% ब्याज मिला, कितना ज्यादा ब्याज मिला है, प्रिंसिपल है कितना 10,000 का 1% ब्याज उसका मिलेगा, यानी क्या रुपया हो जाएगा। का दो वृत्त के परिधि क्रम से 198 तथा 352 है, तो उनकी त्रिज्या का अंतर, रेडियस का अंतर बोला, रेडियस का अंतर। अच्छा बड़ा वाला वृत्त का मान लेते हैं रेडियस कैपिटल R है, तो परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। अब माइनस छोटा वाला वृत्त का रेडियस स्मॉल r, तो परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई, और दोनों के परिधि का अंतर है कितना, तो 352 में से 198 घटा दीजिएगा 4 5 है ना 100। अच्छा 2 पाई कॉमन कर ले क्या, 2 पाई अगर कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर बच जाएगा केवल r माइनस बराबर 100 22 सत्य, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, क्रॉस करेंगे 7 सत्य अब 2 यानी कि 24.5 अंतर पूछा था। देखिए कहा ताश की एक गड्डी में से, पढ़े कोशिश कीजिए, ताश की एक गड्डी से प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 कार्ड निकाले जाते हैं। अभी मेंस जो पेपर हुआ 2023 का उसी का। कहा पहला कार्ड जैक, दूसरा कार्ड काला और तीसरा कार्ड जो है सम संख्या वाला कार्ड होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए ना सबको पता है कि होता है, सबसे पहले तो टोटल कितने ताश कार्ड होते हैं 52 कार्ड होता है ना। 52 में रेड कलर के कार्ड क्या होते हैं 26 ठो, और ब्लैक कलर के कार्ड 26 ठो ब्लैक कलर का कार्ड होता है ना। और कार्ड का जो टाइप है ये होता है एक डायमंड, डायमंड इसको बोलते हैं ईट, है ना। थोड़ा सा लाइए तो कार्ड डायमंड ईट, और एक होता है क्या डायमंड के बाद हार्ट, हार्ट यानी इसको बोलते हैं 5, स्पेड, स्पेड यानी हुकुम,
और क्लब, क्लब यानी चिड़ी, इसका भी 13 13 13 और 13, ठीक है ना। ये डायमंड का जो कार्ड होता है, डायमंड, इसको ठीकरी बोला जाता है आम बोलचाल के भाषा में। गांव में जो ताश को खेलता है वो इसको ठीकरी बोलता है, इसको काला पान बोलता है, इसको लाल पान बोलता है। और ये चिड़ी यानी कि चिड़िया हो गया, है ना। अब सबका जैसे देखिए, आप लोग भी देखिएगा, देखिए एक ये दिख रहा होगा, ये इसको क्या बोलते हैं, ये है हुकुम, स्पेड, काला कलर का है ना। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा ये कार्ड। उसके बाद ये 13 को, इसका भी 13 कार्ड होता है। 13 को कौन कौन होता है, तो 13 को कार्ड होगा, देखिएगा ये स्पेड है, हुकुम काला कलर का है, ये इक्का, फिर दुग्गी, 3 4 5 6 7 8, कैमरा मोटा नहीं ना दिख रहा होगा, 8 9, अंदाज लग जाएगा, 9, ये क्या है 10 दाला, और ये गुलाम हो गया, क्वीन और किंग। बस क्या कार्ड हो गया, 13 कार्ड इसका हो गया। हर्ट का क्या कार्ड हो गया, स्पीड का, हुकुम का क्या कार्ड हो गया, 13 का। अब उसके बाद जो है ये देखिए, ये है चिड़ी, इसको चिड़ी बोलते हैं, क्लब, क्लब। ये भी किस कलर का है, काला कलर का है, तो ये भी काला और ये भी काला, चिड़ी भी काला। देखिए इक्का, ये हुकुम का इक्का देखे थे, हुकुम का इक्का था ना इसमें, देखिए इक्का, हुकुम का है वो इक्का है, ये हुकुम का इक्का है, ठीक है। और ये चिड़ी का इक्का, ये लिखा रहेगा इक्का पे, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आ गया किंग, क्वीन और जैक। जैक यानी उसको गुलाम बोलते हैं, ये गुलाम है, ठीक है बा। अब ये हो गया 13 को, इसका 13 को। तो कार्ड दिख रहा होगा आपको, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, 4 5 6 7 8 9 10, 11 नहीं, 10 के बाद किंग, क्वीन और जैक यानी कि गुलाम, इतना ही कार्ड होता है। अब ये देखिए, अब ये आ जाइए आप लोग इस पे, देखिए इक्का है ना, क्या वो इक्का मिल गया, एगो इसमें मिला था, स्पेड का इक्का, क्लब का इक्का था, और ये है लाल पान, ये क्या है, लाल पान, जिसको यहाँ बोलते हैं हट, हट। अब आ जाइए, इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 किंग, क्वीन और जैक। तो क्या वो ये भी हो गया 13 को, और ये किस कलर का है, लाल कलर का, 13। अब एक लास्ट है, ये देखिए, हाँ अब देखिए, ये ठीकरी गांव में इसको लोग बोलता है, यहाँ बोला जाता है डायमंड यानी ईट। और ये भी किस कलर का दिख रहा है, रेड कलर का। तो वही चीज, लाल का 13 13, कै को रेड कलर का, और 26 को ब्लैक कलर का। इसमें भी इक्का दिख रहा है, यानी कि एक इक्का क्लब का दिखा होगा, स्पेड का दिखा, हार्ट का दिखा, डायमंड का एक इक्का है, दुग्गी भी, तिग्गी, 4 5 6, जो भी पता नहीं क्या बोलते इसको, 10 किंग, क्या है किंग, किंग, क्वीन और जैक।
तो ये भी क्या वो डायमंड था यार। तो बताइए एक का क्या वो होगा, चार गो। एक का चार गो कार्ड देखे ना, क्लब का है वो इक्का, स्पेड का है वो इक्का, हार्ट का है वो, डायमंड का है वो इक्का, डायमंड का इक्का है। अच्छा दुगी क्या वो था, सबका एक को दुगी था, तिगी भी, चार भी, 5 6 7 8 9 10। किंग का क्या वो कार्ड, किसका किसका, तो डायमंड का वो किंग था, हार्ट का वो किंग था, स्पेड का वो किंग था, क्लब का वो किंग था, तो किंग क्या वो। अच्छा क्वीन क्या वो, गुलाम जैक जिसको बोलते हैं क्या वो था, चारों। सबका नहीं था वो जैक था, गुलाम सबका था। देख लीजिए सबका एक गुलाम है। देखिए इतना ये सबका एक गुलाम है ना, चार गो। तो ऐसे ही चार गो इक्का, चार गो दो, चार गो तीन, चार गो चार, चार गो 5, चार गो 6, चार गो 7, चार गो 8, चार गो। अच्छा जितना भी कार्ड आप लोग देखे, कार्ड देखने के दौरान एक चीज आप लोग कंसीडर किए, फेस वाला कार्ड आपको दिखा होगा जिसपे फेस बना हुआ था। फेस कार्ड तीन वो था कार्ड जिसपे फेस बना हुआ था। एक किंग पे राजा का फिगर था, क्वीन वाला कार्ड पे रानी का फिगर, और एक गुलाम वाला कार्ड पे भी फिगर था। तो फेस कार्ड तीन वो कौन कौन, जय कैसे लिखते हैं, किंग किंग क्वीन और किंग का कार्ड क्या वो, चार वो सबका नहीं था वो, अब क्वीन का, अब गुलाम का। अच्छा ऑनर कार्ड एक होता है, ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड कहते हैं किसको, एक का जैसे बाकी सब तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ था, एक पर इक्का, एक नहीं बोलते, इक्का उसको बोलते हैं, सिंबल था इक्का। उसके बाद किंग क्वीन और जय। अच्छा ये एक का क्या वो, किंग क्या वो, चार, क्वीन अजय। अच्छा डिजिट कार्ड, डिजिट कार्ड, डिजिट कार्ड क्या होता, एक नहीं दो, दूगी 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिजिट इतना ही ना था, इतना डिजिट कार्ड था। तो चलिए ये लगभग सारे लोग अब इसको समझ गए होंगे मोटा मोटी, और कभी क्लास करेंगे इसका तो और थोड़ा अच्छे से समझिएगा। चलिए हम बोले कि सर बताइए फेस कार्ड क्या वो होता है, तीन गो, और तीनों चार गो, तो 4 तिया 12। ऑनर कार्ड क्या हो, तो 4 को कौन कौन, तो इक्का किंग क्वीन और जय, सब 4 को, तो 4 चौक 16। डिजिट कार्ड क्या वो होगा, डिजिट कार्ड, तो डिजिट कार्ड 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर दुगी का क्या वो, तिगी ये वाला 5, सब 4 गो ना, मोटा हो गया ना। चलिए अब आ जाइए सवाल पे। देखिए का पहला कार्ड जैक का, पहला कार्ड तो जैक यानी गुलाम, जैक यानी तो गुलाम का कार्ड क्या होता है, टोटल कितना में से 52 में से, और यानी गुना। अच्छा ब्लैक कार्ड, देखिए ब्लैक कार्ड क्या है वो 26, कितना में से 52, टोटल 52। अच्छा बताइए तीसरा कार्ड सम संख्या वाला कार्ड, सम संख्या, तो डिजिट कार्ड कौन होता है, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ही ना डिजिट कार्ड। जिसमें सम संख्या वाला कार्ड कौन कौन है, सम संख्या वाला 2 4 6 8 10। अच्छा दुगी क्या वो होता है, चौवा 6 वाला 8 दहला, तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 कार्ड, टोटल कितना में से, तो 4 से 13, 26 एकम 26 गुना 4 25 4 से 13, तो ऊपर में हो गया 5 और नीचे में 3 दूना 6 6 3 18। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें ऊपर 5 है, नीचे वाला संख्या का इकाई घात हो, ऊपर 5 यहाँ है लेकिन यहाँ 9 है, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ 5 है ना, ऑप्शन बी क्लियर। बोले ऑनर कार्ड, तो ऑनर कार्ड इक्का किंग क्वीन जैक, फेस तो किस पर चेहरा बना था, तो किंग क्वीन और जैक। अच्छा डिजिट कार्ड तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
अच्छा, डायमंड का कार्ड क्या हुआ 13 गो, हार्ट का 13 गो, फिर स्पेड का 13 गो और क्लब का 13 का, बस इतना ही तो चीज है। चलिए 2 पेंसिल और 3 पेन का कीमत 55 रुपया है। 2 पेंसिल और 3 पेन, पेन को कलम लिख देते हैं, और कीमत है क्या रुपया 55 रुपया। आगे का 7 पेंसिल और 2 पेन का कीमत, 7 पेंसिल और 2 पेन, पेन यानी कलम का कीमत है क्या रुपया 65। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसे जनरली ये सब करने का जरूरत नहीं है, लेकिन सब कुछ लोग समझ नहीं पाएगा, इसीलिए हम पूरा डिटेल में कर देते हैं। किसी एक को इक्वल कर लेते हैं, ये छोटा नंबर इसी से कर लेते हैं, 2 से ऊपर गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 प्लस 2 तिया 55 दूना 3 से नीचे कर लीजिए 7 तिया 7 दूना 14 7 बचे 35 7 छक 42 3 45, इन दोनों को घटा दीजिए। कहाँ क्या कर दिए? 65 गुना 3 दीजिए, 7 3 गुना 6 के होगा, 7 दूना 3 से कहाँ गुना कीजिए, अच्छा यहाँ 3 से 3 दूना 6 कहाँ का कर दिए? 14 के और 455 2 से इसमें अरे एक मिनट देखिए, 3 से इसमें गुना कर लिए, नहीं, अब 3 से कर लिए 3 7 21 3 दूना 6 होना 6 के चाहिए, वही तो हाँ, बात 3 दूना 6 अरे हो जाता है। तो ये है 3 और यहाँ 2, तो 2 से ऊपर कर लीजिए, 2 दूना 4 2 तिया 55 दूना, अब 3 से नीचे 3 सते 3 दूना 3 पचे 15 3 छक 18 और 1, इन दोनों को घटा लीजिए, कट जाएगा ये 17 की बराबर, इधर घटेगा ये 110 है 5 85, तो p बराबर कितना आ गया 5। p अगर 5 है तो k निकाल लेते हैं, p 5 है, p तो 7 बचे 35, उधर जाके 65 में से घटेगा 30, 2k बराबर 30, तो k बराबर 15, k बराबर 15। अब सवाल कहा कि एक पेन और एक पेंसिल का कुल कीमत, एक पेन और एक पेंसिल का कीमत कितना है 15 5 20। देखिए का एक क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 पूर्णांक 1/3 है, 83 पूर्णांक 1/3 यानी 3 तिया 9 3 8 तो 249 प्लस 1 कितना हो जाएगा 250, अब बट्टा 3 परसेंट हटाएंगे तो 100 है ना, 0 से 0 5 5 25 5 दूना 10 यानी कि 5/। कहा कि विद्यार्थियों की संख्या का 83.1/3% लड़कियां हैं, 83.1/3% गर्ल्स है, यानी कि टोटल विद्यार्थी अगर 6 है उसमें गर्ल्स 5 ठो है, गर्ल्स कितना है, अच्छा 6 में से गर्ल्स 5 है तो बॉयज कितना होगा 1 होगा। अब आगे कहा यदि क्लास में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है तो क्लास में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित होंगे। दिया है प्रेजेंट वाला का, पूछ रहा है एब्सेंट का, तो कहा जितना गर्ल्स है उनमें से 80% गर्ल्स उपस्थित है, तो बताइए 20% गर्ल्स अनुपस्थित होगी, और जितना बॉयज है उनमें से 60% उपस्थित है तो अनुपस्थित होगा कितना 40%। अब यार थोड़ा 5 का 20% निकालिएगा और 1 का 40% निकालिएगा, तो एक जीरो लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना परसेंट से 2 जीरो कैंसिल 4, यानी कि 10 गर्ल्स एब्सेंट है 4 बॉयज एब्सेंट है, तो टोटल कितना विद्यार्थी एब्सेंट है 14। कितना में से 60 में से, परसेंट तो 100 से 20 दिया 60, 20 बचे 100, 14 बचे 70/3, 23 दिया 69, 23 पूर्णांक कोई है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए का 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। 2 अंकों वाली एक संख्या मान लेते हैं, 2 अंकों वाली संख्या सर x/, इस संख्या का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक y और दहाई अंक x, इकाई अंक y दहाई अंक x, संख्या x/y है जिसमें डिजिट क्रमशः y और x है, इकाई अंक y है दहाई अंक x है, तो बताइए संख्या क्या बन जाएगा 10x प्लस। अब का इस संख्या के अंकों को बदलने पर, तो अंक को बदल दीजिएगा तो संख्या नया बन जाएगा 10y प्लस। अब का इनका जो अंतर है, ये अंतर दिया है कितना, ध्यान रखिएगा x और y क्या है, x और y क्या है,
संख्या नहीं है, x और y संख्या के अंक है, संख्या का डिजिट है, ठीक है। अब 10x में से x जाएगा, y में से 10y गया, बराबर कितना 9, कॉमन कर लेंगे कट जाएगा कितना 6, x y का अंतर कितना आ गया 6। आप बताइए सवाल में कहा यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है, अंकों का अनुपात कितना 1 अनुपात है, यानी कि पहला अंक 1 है और दूसरा अंक कितना है, तो अंकों का अंतर अनुपात में कितना है, अंकों का अंतर अनुपात में, लेकिन यहाँ अंकों का अंतर कितना x और y डिजिट है ना, तो डिजिट का अंतर कितना, तो 2 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट बराबर। अब सवाल कहा कि उस संख्या के अंकों का योग, तो देखिए तो अंकों का योग कितना है अनुपात में, अंकों का योग कितना 4, अंकों का योग 4। अच्छा आगे कहा और अंतर, अंकों का योग 4 और अंकों का अंतर कितना 2। ध्यान से इस लाइन को पढ़िए, उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य अंतर कितना होगा, यानी कि अंकों के योग, अंकों के अंतर का अंतर, तो 4 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 2 यूनिट, क्या यूनिट 1 यूनिट बराबर, तो 2 यूनिट बराबर 6 है ना। देखिए का एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 18√3 है, 18√3 यानी ये समबाहु त्रिभुज है का, उसमें अंतःवृत्त बनाया गया है, तो अंतःवृत्त का एरिया, सर अंतःवृत्त का रेडियस पहले निकाले थे, अंतःवृत्त का रेडियस होता है a/2√3 और a है कितना 18√3 और बट्टा में 2√3, √3 से √3 2 से काटिएगा 9 बार। अब वृत्त का एरिया पूछा है, वृत्त का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि 9 गुना 9। तो ये देख लीजिए तो लगभग आएगा, ये पाई मिसिंग है, वो यहाँ पे पाई रहना चाहिए, तो पाई अगर रहेगा तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर यानी 9 9 81, तो कितना हो जाएगा 81, सुधार कर लीजिएगा ऑप्शन, ये पाई ऑप्शन नंबर। रमेश ने 1620 रुपए में 36 केजी चीनी खरीदा, 1620 रुपए में 36 केजी चीनी खरीद कर लाया है, यानी 36 केजी चीनी का क्रैमू दिया है, 36 केजी का कॉस्ट प्राइस दिया है 1620 रुपया। आगे कहा कि उसे बेचकर उसने उस पर 6 केजी चीनी के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ कमाया, 6 केजी चीनी के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ, तो कहा प्रति केजी विक्रयमूल्य क्या होगा। अच्छा लाभ अगर हुआ है तो लाभ कब होता है, जब कम में खरीदे ज्यादा में बेचे, यानी प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। बताइए खरीदे हैं क्या केजी 36 केजी चीनी, तो अगर क्रयमूल्य 36 केजी का ले रहे तो विक्रयमूल्य भी 36 केजी का लेना पड़ेगा, क्योंकि जब सेम क्वांटिटी रहेगा तभी एक्चुअल प्रॉफिट बता पाएंगे। अगर क्रयमूल्य 36 केजी का लिए तो विक्रयमूल्य भी 36 केजी का लेंगे, और प्रॉफिट तो दिया ये 6 केजी चीनी के विक्रयमूल्य के बराबर, जो लाभ है ये 6 केजी चीनी के एसपी के बराबर है। अब यार माइनस 36 एसपी सॉरी सीपी इधर आके प्लस हो जाएगा और 6 एसपी इधर जाके घटेगा तो 30 एसपी। अब डायरेक्ट 36 सीपी का यानी कि 36 केजी का क्रयमूल्य डायरेक्ट दिया हुआ है क्या रुपया 1620 रुपया बराबर 30 एसपी। 30 से काटिएगा 3 बचे 15 3 चौक 12 यानी कि 54 रुपया हो जाएगा। का इसको सॉल्व करना आसान है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x बाय क्रॉस करिएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x बाय क्रॉस करेंगे तो अब इधर लेकर आइएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x बाय बराबर, तो एक चीज तो ये पता कर गए, एक चीज इसने ये दे रखा है और x³ प्लस y³ का मान पूछा है, तो x³ प्लस y³ का फॉर्मूला याद होगा, x³ प्लस y³ बराबर होता है x प्लस y इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x बाय। अब इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू कुछ भी रहे उससे क्या मतलब 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा, हो गया। चलिए कहा कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना है, भाजक जो है भागफल का 18 गुना है, भागफल का क्या गुना है
18 गुना का शेषफल का 9 गुना, शेषफल का 9 गुना का शेषफल 26 है, शेषफल 26 है तो का भाज्य ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है। इसका 9 गुना तो 9 छक है 54, हाथ में रहा 5, 9 दूना 18 और 5। अच्छा ये अगर भागफल का 18 गुना है, भागफल का कै गुना, तो देखिए तो 18 एकम 18, 18 दिया 54, यानी भागफल कितना होगा 13, 13 का 18 गुना 234। अब यार भाज्य निकालना है, संख्या यानी भाज्य बताना है, तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेष कितना है 26। अब पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाइए, अब इसको यूनिट डिजिट से कर लीजिए। 4 दिया 12, 12 का इकाइयां 2 + 6 8, यानी कि इकाइयां 8 होना चाहिए। किसका ऑप्शन ए। देखिए का एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप 104 है। अच्छा सवाल है, एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज में ये दोनों भुजा पैरेलल होता है और ये नॉन पैरेलल यानी असमानांतर होता है। कहा कि समलंब चतुर्भुज का जो समलंब यानी ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज का परिमाप 104 है, का उसकी असमानांतर भुजा में से प्रत्येक की माप 20 है, असमानांतर भुजा में से प्रत्येक का लंबाई 20 है, का उसके समानांतर भुजा के बीच का दूरी 16 है। ये दो जो पैरेलल साइड है इसके बीच का दूरी दिया है, दो पैरेलल साइड के बीच का दूरी कितना दिया है 12, यहां भी 12। अब सवाल कहा है दूरी 16 का समलंब का एरिया क्या होगा। देखिए ये तो राइट एंगल है, क्योंकि ये दूरी है दो भुजा के बीच का दूरी, दूरी हमेशा परपेंडिकुलर मापा जाता है, तो ये दूरी यानी ये लंब है, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो ट्रिपलेट तो याद होगा, 4 चौक 4 बचे 4 गुना 4, 4 गुना 5 तो 4 दिया 15 का 2 4 दिया 12, तो ये 12। सिमिलरली ये वाला भी कितना हो जाएगा 12। अच्छा अगर ये यहां से यहां तक x है तो ये वाला भी यहां से यहां तक क्या होगा x होगा। अब कहा कि समलंब का परिमाप है 104, परिमाप करने का मतलब कंप्लीट बाउंड्री का लंबाई, तो बताइए 20 और 20 40, 40 आइए 12 और ये 12 24, 40 और 24 64, ये वाला x और ये वाला भी तो x और x, तो ये कंप्लीट इसका परिमाप हो गया, लेकिन परिमाप दिया है कितना 104, 2x बराबर 64 उधर जाके घटेगा 40, तो x बराबर अगर x 20 है तो ये 20 आ गया और ये भी कितना है 20। अच्छा ये 20 तो बताइए ये पूरा कितना है, ये 20 ये 12 ये 12 तो 20 12 12 कितना 24 जोड़ दीजिएगा तो 44। अब का समलंब का एरिया क्या होगा, तो समलंब का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी समानांतर भुजा का योग, तो ये 20 और ये 44 कितना 64 इंटू हाइट, हाइट कितना है 16, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 16 की 48 और 3 51 यानी 500 हो जाएगा। का किसी क्लास के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, 15 का औसत आयु 14 है तो 15 बच्चों का टोटल एज कितना 15 गुना 14, 15 चौक 60, 15 6 21। आगे कहा कि इनमें से 6 का औसत आयु 15 है, 6 का औसत आयु 15 तो टोटल 90। अन्य 8 का औसत आयु 13 है तो टोटल 13 8 100, तो ये 8 और 6 क्या बच्चा हो गया 104 और 90 ऐड कर दीजिएगा तो 100, तो कहा बताइए 15वें छात्र किया, तो सर 15 बच्चा के टोटल एज में से 15 बच्चा के टोटल एज में से अगर 14 बच्चा का टोटल एज घटा दीजिएगा तो क्या एक बच्चा का एज नहीं बच जाएगा, तो 210 में से 194 गया तो 6 और 10 16 बस हो जाएगा। देखिए का शांत जल में एक नाव की चाल, बहुत अच्छा सवाल, शांत जल में एक नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। शांत जल में बोट का चाल, शांत जल में बोट का जो स्पीड है
धारा के विपरीत दिशा में 9 के चाल से, धारा के विपरीत डायरेक्शन में जो 9 का चाल है उससे कितना परसेंट अधिक है? तो अगर ये 50% यानी 100 है तो ये 50% ज्यादा 150। अब उसको छोटा करके लिख लीजिएगा तो ये 2, तो ये कितना 3। ये स्पीड का रेशियो आ गया, है ना। अब स्पीड का रेशियो ये हो गया। अब आगे कहा कि यदि बिंदु P से धारा के दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचाने में 20 मिनट लगते हैं तो बिंदु Q से धारा के विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में उसे कितना समय? जैसे ये है दो बिंदु है नदी। अब कहा कि P से Q धारा के दिशा में गया है, धारा के डायरेक्शन में गया है, धारा के डायरेक्शन में गया तो उसको टाइम कितना लगा है? तो कहा कि बिंदु Q से वापिस बिंदु P तक धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। एक बात बताइए, तो सर यहाँ वाटर का कोई स्पीड बता पाइएगा? बोट का स्पीड तो दिया है कितना 3, वाटर का स्पीड क्या ले 1 लेंगे तब ना 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, नहीं समझे? वाटर का बोट का स्पीड 3 है, बोट माइनस वाटर 2 है, बोट का 3 है, बोट का 3, बोट माइनस वाटर 2 है तो वाटर 1 होगा, 3 में से 2 गया। अब बताइए हम बोले कि सर बोट प्लस वाटर का चाल क्या होगा, स्पीड क्या होगा? तो 3 और 1 धारा के दिशा में जुड़ जाता है। बोट का चाल 3, वाटर का 1, बोट का 3, वाटर का 1, तो धारा के डायरेक्शन में 9 का चाल, और धारा के विपरीत चाल तो दिया ही है कितना? डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। वैसे छोटा कर लेना था लेकिन कोई दिक्कत नहीं। धारा के डायरेक्शन में जाने में अनुपात में समय लगा 2 यूनिट, पर एक्चुअल में दिया कि क्या मिनट 2 यूनिट 20 मिनट, यानी 10 गुना ना, तो 4 का 10 गुना 40 मिनट। इसको देख लें यार, वो तो लेना पड़ेगा। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्वितीय द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। मूल अगर समान है ना, मूल समान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0। मूल समान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का काम कौन कर रहा है जरा बताइए? तो यहाँ b का काम कर रहा है 4 रूट 3। 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 दिया माइनस 4। a का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू, c कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट कौन है इक्वल्स टू 0। तो ये 48, 4 चौक 16 के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 16 दिया 48, यानी k का वैल्यू देखिए। अरे कब से है वो? शुरुए से लगता है बंद है। उसमें बैठे तो जब का बंद किए थे, उसमें बैठे तो वहाँ पे हंस रहे थे तब का बंद किए थे। नहीं उस समय बंद नहीं, हाँ उसी समय बंद किए थे। उसमें लगा पंद्रह नंबर की चर्चा रहा था। वो ताश के पहले वाला। हाँ यार बस वो वाला नहीं हुआ। काट के 15 रुपये से कर दीजिए।